नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। तो खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि भारत अब एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या वाकई भारत को बॉम्बर की जरूरत है? और अगर है तो वो जरूरत क्यों पैदा हुई? देखिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि डिफेंस की कोई भी खबर आइसोलेटेड नहीं होती। उसे समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड अफेयर का पर्सपेक्टिव भी साथ लेकर चलना पड़ता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बॉम्बर पर नहीं बल्कि उस वजह पर भी बात करेंगे जिसने इस जरूरत को पैदा किया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के रेलेवेंस की। देखिए, बॉम्बर्स का मकसद होता है ऐसे टारगेट्स को हिट करना जो जनरली फाइटर जेट्स के लिए अनरीचेबल होते हैं। ये बॉम्बर्स एक साथ भारी मात्रा में मिसाइल्स और बॉम्ब्स जैसे हथियार कैरी कर सकते हैं और डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल है ईरान, जहां न्यूक्लियर साइट्स जमीन के कई मीटर नीचे बनाई गई हैं। इजराइल जैसे देश के पास अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं थे, तो ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर प्रिसीजन अटैक करने के लिए उन्हें यूएस बॉम्बर्स की मदद लेनी पड़ी। यानी चाहे आपके पास वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस हो, हाई प्रिसीजन वेपन्स हो, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स प्लेटफॉर्म नहीं है तो ऐसी स्ट्राइक्स करना मुश्किल होता है। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान के किराना हिल्स में बिना बॉम्बर्स के भी स्ट्राइक कर दी थी। और हाँ, इसके वीडियोस हमने भी देखे हैं, चाहे गवर्नमेंट ने इसे कभी एडमिट ना किया हो। और सच कहूँ तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो शायद फाइटर जेट बेस्ड डीप स्ट्राइक ही काफी होगी। लेकिन पिक्चर इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि भारत अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम आने वाले दशक में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और जब एक देश इकोनॉमिक सुपर पावर बनता है तो उसके इंटरेस्ट सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया में फैले होते हैं। जैसे आप रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका से लाएंगे, ऑयल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट में जाएंगे और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। भारतीय कंपनीज भी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और हमारी नौसेना भी क्रिटिकल चोक पॉइंट्स पर प्रेजेंस बना रही है। तो इन ग्लोबल इंटरेस्ट की सिक्योरिटी हम कैसे करेंगे? तो यही वो जगह है जहां स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत शुरू होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल इकोनॉमिक्स टाइम ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत एक ऐसा बॉम्बर डेवलप करने की सोच रहा है जिसकी रेंज न्यूयॉर्क तक होगी। सूत्रों के आधार पर पब्लिश हुई ये खबर कितनी ऑथेंटिक है इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खबर डिफेंस मिनिस्ट्री या किसी सरकारी संस्था से नहीं आई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की बात हो रही हो। 2022 में एयर चीफ मार्शल अनूप राहा ने चाणक्य फाउंडेशन के एक इवेंट में इंडिकेशन दिया था कि भारत रशियन Tu-160 बॉम्बर में इंटरेस्ट रखता है। और वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में रशिया ने भारत को इस बॉम्बर को ऑफर भी किया। लेकिन गेम तब बदल गया जब रशिया ने यूक्रेन के द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में अपने कई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खो दिए। अब रशिया चाहकर भी भारत को ऑपरेशनल कंडीशन में बॉम्बर नहीं दे सकता, क्योंकि अब उनके पास ना तो स्पेयर यूनिट्स हैं और ना ही स्पेयर टाइम। रशिया खुद अपनी बॉम्बर फ्लीट को रिबिल्ड करने में लगा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स टाइम की इस रिपोर्ट के अनुसार अब भारत खुद बॉम्बर बनाने की सोच रहा है, जिसकी टाइमलाइन 2035 की दी जा रही है। और ये टाइमलाइन काफी रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में GTRE साफरान के साथ मिलकर अपना इंडिजीनियस 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला जेट इंजन भी बना लेगा, जिसे एमका में इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 130 किलोन्यूटन वाले इंजन को बनाने के लिए साफरान GTRE का डेवलपमेंट पार्टनर होने वाला है। और ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री से निकल कर आई है। अब देखिए, बॉम्बर और इस इंजन का टाइमलाइन सेम है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को 400 से 500 किलो न्यूटन का कंबाइन थ्रस्ट चाहिए होता है। तो इस इंजन का 4 इंजन वाला कॉन्फ़िगरेशन इस बॉम्बर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब यहाँ तक सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक सवाल भी है कि कितने बॉम्बर्स बनाए जाएंगे। अगर सिर्फ 15 से 20 यूनिट्स प्लान की जा रही हैं, तो पूरी R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना महंगा सौदा साबित हो सकता है। लेकिन अगर 80 से 100 बॉम्बर्स की फ्लीट का प्लान हो तो बात बन सकती है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, तो हमारे पास क्या बैकअप ऑप्शन है? तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मॉडिफाइड अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। DRDO ने पिछले महीने अनाउंस किया था कि वो अग्नि 5 ICBM को एक हैवी वॉरहेड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं।
जिसमें 7 से 7.5 टन का पेलोड होगा। यानी ये मिसाइल अंडरग्राउंड बंकर्स तक को ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल से बॉम्ब ड्रॉप करना वाइबल नहीं है, क्योंकि इसका सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल ज्यादा होता है। मतलब मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट नहीं कर सकती। लेकिन जब बात डीआरडीओ की हो तो हमें कन्वेंशनल लॉजिक को भी चैलेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। डीआरडीओ ने पहले भी कई बार ऐसी थ्योरीज को तोड़ते हुए टेक्नोलॉजी को प्रूव किया है। तो अगर डीआरडीओ कह रहा है कि वो अग्नि 5 को बंकर बस्टिंग पिन पॉइंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म में बदल सकता है, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हमारे पास है घातक यूसीएवी, क्योंकि घातक प्लेटफॉर्म पहले से ही अनमैन्ड है और उसे स्केल अप किया जा सकता है। और 2035 तक 130 किलो न्यूटन वाला इंडिजीनियस जेट इंजन आने के बाद उस पर 4 इंजन फिट करके एक फ्यूचरिस्टिक बॉम्बर बनाया जा सकता है। मतलब लो आरसीएस, अनमैन्ड कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज और सबसे बड़ी बात कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि जो पैसा एक बिल्कुल नया बॉम्बर प्लेटफॉर्म बनने में लगेगा वो घातक जैसे सिस्टम में बचाया जा सकता है। यानी आम के आम और गुटलियों के भी दाम। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या भारत को 2035 तक अपना बॉम्बर डेवलप करना चाहिए या फिर स्मार्टली एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालने चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला है, अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े इसी तरह के बोल्ड लेकिन ग्राउंडेड एनालिसिस चाहते हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।